नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भाभी की खुद के भाई ने अक्ल ठिकाने लगा दी। अगर आप इस कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा और सुना कि सुजाता हमेशा अपनी ननद को अपमानित करती है और उसे मुफ्त की नौकरानी बनाए हुए है। अब ज्योति की बुआ सावित्री जी आती हैं, जिन्हें सुजाता का यह व्यवहार ननद और सास के प्रति बहुत ही बुरा लगता है। ज्योति की माँ ज्योति की शादी को लेकर बहुत ही परेशान है और इसी बीच सुजाता विराट को साथ में मिलाकर घर में एक कलह खड़ा कर देती है। अब आगे ज्योति ने कहा और पिंटू को ले जाकर भाभी के कमरे में बेड पर लिटा दिया। ज्योति ने सबके खाने के लिए खाना बनाया, फिर कल की तैयारी देखने लगी कि कोई सामान मंगाना तो नहीं है। ज्योति सुबह जल्दी उठ गई थी। 11 बजे मेहमान आने वाले थे, इसलिए उसे 11 बजे के पहले ही खाना तैयार करना था, लेकिन फिर भी इतना खाना बनाने में देर तो हो ही जाती है। 10:30 बज चुके थे। ज्योति अभी भी किचन में थी तो मंजू जी ने कहा कि पहले तुम ज्योति तैयार हो जाओ, उसके बाद काम करना। आते ही वह लोग खाना तो खाएंगे नहीं, थोड़ी देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। माँ, कौन से कपड़े पहनूं आप बताओ ना, ज्योति ने मंजू जी से पूछा। अरे वह ब्लू ड्रेस पहन लो जो तुमने अभी कुछ महीने पहले ही खरीदी थी, मंजू जी ने कहा। अच्छा माँ, वो जैकेट वाली ड्रेस? हाँ हाँ वही, तुम पर बहुत जचती है वो ड्रेस, मंजू जी ने कहा। ज्योति ने फटाफट नहाकर ड्रेस पहन ली। नेवी ब्लू कलर की ये ड्रेस, जिस पर वाइट मोतियों का वर्क वाला लॉन्ग जैकेट था और साथ में बहुत ही खूबसूरत नेट का वाइट मोतियों का वर्क वाला दुपट्टा था। उसने कान में भी वाइट मोतियों की बालियां पहनी जो उसने उसी ड्रेस के साथ खरीदी थी और उंगली में 2 गोल्डन रिंग डालकर हल्का फुल्का मेकअप किया। मेहमान आ चुके थे। ज्योति अपने कमरे में तैयार हो ही रही थी। किरण भाभी और सलोनी उसके रूम में ही आ गए थे। सलोनी और किरण भाभी ज्योति से बहुत ही प्यार से मिली। बहुत सुंदर लग रही हो ज्योति, सलोनी ने कहा। सलोनी और ज्योति हम उम्र ही थी, इसलिए एक दूसरे को नाम से बुलाती थी। ज्योति, अब तो तुम्हें मुझे भाभी बुलाना पड़ेगा, अब तो तुम मेरी देवरानी हो होने वाली, सलोनी ने ज्योति को छेड़ते हुए कहा। ज्योति शर्म से लाल हो गई और फिर धीरे से मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली। तभी मंजू जी व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए कमरे में आकर ज्योति से बोली, बेटा जल्दी करो, अभी तो किचन का भी काम बचा हुआ है। आप फिक्र मत करो मामी जी, अब तो हम दोनों हैं ना, ज्योति के साथ किचन का सारा काम निपटा लेंगे, किरण भाभी ने मंजू जी से कहा। हाँ हाँ बेटा चलो, यह तो अच्छा है, मंजू जी ने खुश होकर कहा और वापस व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए हॉल में चली गईं। सुजाता भाभी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, सलोनी ने पूछा। हाँ वह अपने कमरे में होंगी, ज्योति ने कहा। क्यों, उन्हें नहीं पता क्या कि मेहमान आए हैं, किरण भाभी ने हैरत से पूछा। तो ज्योति ने थोड़ी सकुचाते हुए जवाब दिया, पता तो होगा भाभी, वह शायद तैयार हो रही होंगी या पिंटू को तैयार कर रही होंगी। फिर तीनों किचन में चली गईं और बाकी का काम समेटने लगी। ज्योति ने बहुत कहा कि आप लोग तो अभी थकी हुई आई होंगी, लेकिन दोनों नहीं मानी कि काहे की थकान, गाड़ी में आए हैं, पैदल थोड़ी आए हैं कोई। दोनों ने मिलकर ज्योति का किचन का सारा काम निपटवा दिया। सुजाता अभी तक कमरे में ही थी। विराट ने उसे जोर से आवाज लगाते हुए कहा, सुजाता सुजाता, कमरे में क्या कर रही हो? पता है तुम्हें मेहमान आ चुके हैं। विराट कहता हुआ कमरे में गया तो सुजाता बेड पर लेटी हुई थी। क्या है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सुजाता ने विराट की तरफ मुंह करके कहा। अरे भाई, मेहमान आ चुके हैं, अब निकलो भी जल्दी से, अभी तक तो तुम तैयार भी नहीं हुई, ना ही तुमने पिंटू को तैयार किया है, विराट ने सुजाता से कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं होगी कोई खातिरदारी, सुजाता ने मुंह बनाकर कहा। तो विराट ने कहा, तुम्हें खातिरदारी करने को कौन कह रहा है? तुम बाहर चलो और मेहमानों के पास जाकर बैठो, वरना वह लोग क्या सोचेंगे कि घर की बहू तो बाहर ही नहीं निकली, ना ही हमसे बात की, विराट ने कहा। उन्हें जो सोचना है सोचे, बस मैंने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी, कहकर सुजाता ने फिर से दूसरी तरफ करवट बदल ली। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे हमेशा इसी तरह के नाटक हैं, गुस्से में कहता हुआ विराट कमरे से बाहर निकल गया। बेटा सुजाता कहाँ है, मंजू जी ने पूछा। तो विराट ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, वह बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है, विराट ने सुजाता की गलती को छुपाते हुए बात बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, बहू को आराम करने दो, मंजू जी ने कहा।
मेरा देवर बहुत ही सुंदर है, देखना ज्योति, तुम्हें पसंद आएगा, सलोनी ने ज्योति को कहा। अरे तुम देख लोगी अगर तो एक बार में ही दिल हार बैठोगी, किरण भाभी ने भी मजाक करते हुए कहा। क्यों, क्या बात है भाभी, क्या आप भी दिल हार बैठी थी? ज्योति ने किरण भाभी को छेड़ते हुए मजाक किया। धत, क्या तुम्हारे भैया अच्छे नहीं हैं जो मैं विनय पर दिल हारूंगी? किरण भाभी ने झेपते हुए कहा। इसी तरह हंसी मजाक के माहौल में सलोनी और किरण भाभी ज्योति को लेकर हाल में पहुंची। सामने ही विनय बैठा था। ज्योति की नज़र सीधा विनय पर ही गई। सचमुच यह तो बहुत ही खूबसूरत है, ज्योति ने दिल ही दिल में सोचा। क्रीम कलर का चेक वाला शर्ट और ब्लैक पैंट, आंखों पर नज़र का चश्मा, ब्लैक शूज, हाथ में घड़ी करीने से जमे हुए बाल। उफ, विनय को देखकर ज्योति सचमुच ही बहुत खुश हुई। आज विराट को सुजाता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि सुजाता जानबूझकर बाहर नहीं आ रही है। यह बात सुजाता भी समझ चुकी थी कि अगर मैं आज बाहर नहीं गई तो विराट मुझे ही गलत समझेगा। उसे अपनी माँ और बहन ही सही लगने लगेंगी। इसलिए वह फटाफट तैयार हुई और पिंटू को तैयार किया और कमरे से बाहर आ गई। मंजू जी ने सुजाता को देखकर कहा, और बहू तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है माँ, सुजाता ने धीरे से जवाब दिया। मंजू जी ने सबसे सुजाता का परिचय करवाया। ये मेरी बहू सुजाता है। सुजाता ने सबको नमस्ते किया और वहीं सबके पास बैठ गई। ज्योति भी वहीं बैठी थी। कभी कभी चित्रा जी ज्योति से कुछ पूछ लेती थी। ज्योति बड़ी ही शर्मा कर धीरे से जवाब देती थी चित्रा जी की बात का। फिर सभी लोग खाना खाने लगे। किरण भाभी और सलोनी ज्योति के साथ खाना परोस रही थी। सभी लोगों ने खाने की बहुत ही तारीफ की। इतना सब कुछ ज्योति ने अकेले ही बनाया है? चित्रा जी ने मंजू जी से पूछा। हाँ, काम में तो बहुत ही परफेक्ट है हमारी ज्योति, सावित्री जी ने जवाब दिया। विनय भी ज्योति को पसंद कर चुका था। आज ब्लू कलर की ड्रेस में ज्योति भी गजब ढा रही थी। जब सब लोग जाने लगे तो मंजू जी, सावित्री जी, किरण और सलोनी के बहुत पीछे पड़ी कि तुम लोग रुक जाओ, कुछ दिन रह कर जाओ। ज्योति और दीप्ति ने भी तीनों को बहुत रोका, लेकिन सावित्री जी ने कहा कि अभी जाने दो मंजू, बाद में हम लोग आएंगे तो बहुत दिन रुकेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे भी। किरण और सलोनी ने भी ज्योति और दीप्ति को कहा कि हम लोग बाद में माँ के साथ आएंगे, फिर बहुत दिन रुक कर जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे साथ में सब मिलकर। सब लोग चले गए। अब मंजू जी को जवाब का इंतज़ार था और अगले संडे को फिर से मेहमानों के आने का इंतज़ार करना था। सुजाता की टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और साथ में उसकी इन तीनों माँ बेटियों के प्रति चिढ़ भी बढ़ रही थी। अब तो वो छोटी सी बात में पिंटू को भी पीट देती थी। ज्योति से पिंटू का पीटना देखा नहीं जाता। पिंटू को लेने जाती तो भाभी उसे भी लताड़ देती। रहने दो, तुमने ही बिगाड़ा है इसे, हद से ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है, देखा कितनी जिद करने लगा है। दीप्ति के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए ज्योति उसे मन लगाकर पढ़ने लगा देती। दीप्ति 8वीं क्लास में पढ़ती थी। ज्योति चाहती थी कि वह ज़्यादा नहीं पढ़ पाई तो क्या, लेकिन दीप्ति बहुत आगे तक पढ़े। दीप्ति पढ़ाई में अच्छी थी। जल्दी ही उसकी समझ में सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आ जाती थी। ज्योति भी उसे हमेशा समझाती रहती थी, दीप्ति अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत आगे तक पढ़ाई करना है। कभी कभी दीप्ति ज्योति से कहती कि दीदी अब आप शादी करके चले जाएंगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पढ़ाई भी कौन कराएगा। ज्योति कहती कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी ट्यूशन लगवा दूंगी और तुम मुझसे मिलने आ जाया करना और मैं भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। ज्योति का खुद का भी मन नहीं करता था इस तरह अकेले माँ और दीप्ति को छोड़कर जाने का, लेकिन आज नहीं तो कल उसे भी तो जाना ही था। वो मन ही मन दुआएं भी करती थी कि उसे ऐसा इंसान अपने पति के रूप में मिले जो उसे कभी अपनी माँ बहन से मिलने आने के लिए नहीं रोके। महेश, सासा जी और अलका को अचानक अपने घर देखकर ज्योति कुछ हैरान थी। वहाँ हैरानी तो मंजू जी को भी हुई थी। मंजू जी तजुर्बेदार औरत थी। वो समझ भी गई थी कि क्या वजह है जो आज महेश अपनी माँ और भाभी दोनों को साथ लाया है। ज्योति ने चाय नाश्ते का इंतजाम किया। दीप्ति महेश से खुलकर बातें कर रही थी। आशा जी को कुछ कुछ समझ आ रहा था अपने बहू और बेटे की चाल। वो महेश की चोरी पकड़ चुकी थी। ज्योति आशा जी को बहुत पसंद आई। कुछ देर ज्योति से बातचीत के दौरान ही वो समझ गई कि ज्योति समझदार गृहस्थी में रमने वाली लड़की है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर था, मगर अभी उन्होंने मंजू जी को ये बताना उचित नहीं समझा। ना ही मंजू जी को उन्होंने ये जाहिर होने दिया कि हम लोग ज्योति के रिश्ते के लिए आए हैं। मिलने मिलाने का ही बहाना बना दिया।
इसकी वजह ये थी कि उनके घर में आशा जी की बजाय उनके पति जयेश की ही चलती थी। इसलिए वो चाहती थी कि एक बार जयेश भी ज्योति को देख लें। उन्हें याद था जयेश ने अलका के पहले कितनी ही लड़कियों को उमेश के लिए देखा था और नापसंद किया था। कहीं लड़की अच्छी होती है तो जयेश के उसको घर वाले पसंद नहीं आते, और कहीं लड़के और घर वाले पसंद आ जाते तो घर पसंद नहीं आता। जयेश का कहना था कि लड़की वालों का घर बार भी अच्छा होना चाहिए, ताकि मेरा बेटा कहे कि ये मेरा ससुराल है तो लोग उसे हिकारत की नज़रों से नहीं देखें बल्कि गर्व से देखें। आखिर मेरा बेटा अमेरिका से पढ़ कर आया है, उसका खुद का बिजनेस है, तो उसके स्टेट्स की ही लड़की भी तो देखनी पड़ेगी। महेश का मामला तो उमेश से और भी अलग था। फिर महेश की पढ़ाई भी उमेश से कहीं ज़्यादा थी, और महेश की अपनी खुद की फैक्ट्री थी जहाँ गोली दवाइयाँ बनती थी। महेश करोड़ों में खेलता था, कई वर्कर उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ मंजू, बताओ तुम्हें विनय कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? सावित्री जी ने फ़ोन पर मंजू जी से पूछा। दीदी लड़का तो अच्छा है, काम धंधा भी ठीक है, मगर उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उनका क्या जवाब है? वो एक बार अपनी तीनों बेटियों को भी ज्योति से मिलवाना चाहते हैं। वो लोग जल्दी ही छुट्टी वाले दिन अपनी तीनों बेटियों को लेकर आएंगे। 3 बेटियां? मंजू जी ने थोड़ी हैरत से कहा। हाँ मंजू, उनकी 3 बेटियां हैं, सभी की शादी हो गई हैं, सभी अपने ससुराल में है। बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं तीनों ही, तुम मिलोगी तब देखना। सावित्री जी मंजू जी का आशय समझ गई थी। मंजू जी थोड़ा परेशान थी। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान हैं? ज्योति ने मंजू जी को इस तरह बैठे देखकर पूछा। सावित्री दीदी का फ़ोन आया था, मंजू जी ने कहा। फिर क्या कह रही थी बुआ? कह रही थी वो उनकी तीनों बेटियों को भी लाना चाहते हैं, एक बार तुम्हें दिखाने, तुमसे मिलाने। तो माँ इसमें परेशान होने की क्या बात है? ज्योति ने पूछा। परेशान इसलिए हूँ बेटा कि 3 लड़कियाँ भी हैं और उसी शहर में पास पास ही ब्याही गई हैं। जहाँ लड़कियों का ससुराल आस पास ही होता है, वहाँ फिर मन मुटाव वाली बातें भी बहुत होती हैं। कभी कोई ननद बुरा मान गई है तो कभी किसी ननद को कोई बात पर गुस्सा आ गया है, फिर वहीं बेटियों का सास भी बुरा मान रही हैं। घर में खटपट छिक छिक चल रही है। मंजू जी ने अपना अनुभव बताया। माँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं इस तरह की कोई नौबत ससुराल में आने दूंगी? ज्योति ने मंजू जी का हाथ थामते हुए कहा। नहीं मेरी बच्ची, तुम पर तो मुझे बहुत भरोसा है। जब तुमने अपने घर में कभी भाभी की किसी बात का विरोध नहीं किया तो तुम ससुराल में ऐसे कैसे करोगी? लेकिन तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, बेटी की माँ हूँ, टेंशन तो लगी ही रहती है ना। एक माँ के दिल से पूछो किस तरह वो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देती है। और अगर बेटी ससुराल में खुश है तो उसे देखकर माँ खुश होती है, और अगर उसे जरा भी दुख हो तो माँ का दिल छलनी होता है। माँ की तो ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, वो हमेशा अपने ससुराल में राज करे, ससुराल वाले भी हमेशा उससे खुश रहे। हाँ हाँ, कर लो मेरी बुराई, यही तो काम बचा है तुम्हारे पास। मंजू जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुजाता, जो कब से दरवाजे के पास खड़ी दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी, उसने अंदर आते हुए ज़ोरदार आवाज़ में चिल्ला कर कहा। मंजू जी तो जैसे सकते में आ गई अचानक हुए इस माहौल से। भाभी, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, माँ तो सिर्फ मुझे समझा रही थी। ज्योति ने भाभी को समझाना चाहा। अच्छा, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि ससुराल वाले भी उससे खुश रहें? कहना तो माँ यही चाहती है ना कि मुझसे तुम लोग खुश नहीं हो, और जब तुम अपने घर में भाभी की बात का विरोध नहीं करती हो तो तुम ससुराल में ऐसा कैसे करोगी? कौन कह रहा था ये सब? सुजाता, मैं बस ज्योति को समझाने के लिए ही कह रही थी, हम तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहे थे, मंजू जी ने कहा। तो सुजाता जैसे और भी भड़क गई। तुम दोनों माँ बेटियाँ मिली भगत हो, जो ज्योति कहती है वो आप कहती हो, और जो आप कहती हो वही ज्योति कहती है। इस घर में अकेली तो मैं ही रह गई हूँ, बाकी तो तुम तीनों का गुट चलता है। अरे जो कुछ कहना है मुँह पर ही कहो ना, इस तरह पीठ पीछे बुराई करने से क्या फ़ायदा? ज्योति के जाने के बाद तो मुझसे ही पाला पड़ेगा आपका, फिर देखूंगी क्या करती हो। झगड़े की आवाज़ सुनकर विराट भी आ गया था, लेकिन मजाल क्या कि थोड़ा भी सुजाता को कुछ बोले। चुपचाप बुत की तरह खड़ा था विराट। विराट, सुजाता हमें इतना कुछ बोल रही है और तुम चुपचाप खड़े हो, मंजू जी ने विराट को कहा। तो क्या करूं, मारूं क्या उसे? वह भी मेरी पत्नी है, जिंदगी गुजारनी है पूरी उसके साथ, विराट ने गुस्से में कहा।
तो मंजू जी ने सहम कर कहा, बेटा मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि तुम सुजाता को मारो। मैं भी जानती हूँ कि वह पत्नी है तुम्हारी, लेकिन कम से कम इंसाफ की बात तो करो। इंसाफ यही है कि तुम लोग सुजाता को कुछ ना बोला करो। मैंने हमेशा ही माँ देखा है कि तुम दोनों ही कुछ ना कुछ करती हो, कहती हो, तभी सुजाता झगड़ा करती है। अब आपको यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुम भाभी का घर में विरोध नहीं करती हो तो अपने ससुराल में कैसे करोगी। आप कहना तो यही चाहती थी कि सुजाता गलत है, ज्योति उसका फिर भी विरोध नहीं करती है। और हाँ, अगर ज्योति तुम्हें घर का काम करना इतना अखरता है तो तुम ऐसा करो कि बंद कर दो यह सब, मैं काम वाली रख लेता हूँ। और रही बात सुजाता की, वो घर का काम नहीं करती है तो अभी पिंटू छोटा है, वह पिंटू को संभालती है। और फिर ऐसा तो है नहीं कि वह पूरा दिन बैठी ही रहती होगी। विराट ने कहा तो मंजू जी ने भी गुस्से में कहा कि तुम रहते कौन सा हो घर में पूरा दिन, जो तुम देखोगे कि घर में क्या होता है। हाँ हाँ, लेकिन मैं सब समझता हूँ, मैं कम टाइम में ही जान जाता हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है और कौन सही है और कौन गलत। विराट ने चिल्लाकर मंजू जी को कहा तो मंजू जी ने भी जवाब में कहा, हाँ तुम्हें तो हम ही गलत लगेंगे। देखना एक दिन तुम्हारी दोनों बहनें शादी होकर चली जाएंगी और जब मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी तब तुम पछताओगे विराट। और सुजाता तुम भी सुन लो, तुम्हें भी भगवान ने एक भाई दिया है और कल को तुम्हारी भी भाभी आएगी और जब वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी या तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा। हाँ, बद्दुआ दे रही हो मुझे, दे लो, जितनी बद्दुआएं देना हो दे लो, होगा वही जो भगवान चाहेगा, सुजाता ने कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। माँ कहकर घूरता हुआ विराट भी सुजाता के पीछे चला गया। मेरे ही नसीब खराब थी, मेरी फूटी किस्मत थी जो मैं तुम्हें समझाने बैठ गई। मालूम होता इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनेगा तो कभी ना तुम्हें समझाती। मंजू जी अभी भी गुस्से में थी। आप शांत हो जाओ माँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा, छोड़ो यह सब तो घर में चलता रहता है। ज्योति भी परेशान तो बहुत थी मगर माँ को समझाने के उद्देश्य से उसने कहा, कभी कभी तो ज्योति सोचती हूँ कि तुम चली जाओगी तो मेरा और दीप्ति हम दोनों का क्या होगा। अभी तो तुम मेरा इतना ख्याल रख लेती हो, बाद में यह सुजाता मेरा इतना ध्यान रखेगी। मंजू जी ने परेशान होकर रोते हुए कहा तो ज्योति ने उन्हें गले से लगा लिया। माँ आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ज्योति ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। मंजू जी को पता था कि ज्योति सिर्फ दिलासा देती है, वरना परेशान तो ज्योति भी बहुत होती है कि मेरे जाने के बाद माँ और दीप्ति का क्या होगा, माँ का ध्यान कौन रखेगा। संडे को जब सालू जी मेहमानों को लेकर आई, सुजाता बहुत ज़्यादा उस दिन के बाद से गुस्से में थी, इसलिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आई, ना ही उसने विराट को आने को कहा। सुजाता ने इन तीनों माँ बेटियों से बात करना भी बंद कर दिया था। विराट भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी ज्योति की शादी हो जाए तो घर में शांति आ जाए। उसे नहीं मालूम था कि अशांति फैलाने वाली तो खुद उसकी पत्नी है। ज्योति ने पहले ही नाश्ते का इंतजाम कर लिया था। सालू जी के साथ उन्हीं का बेटा प्रशांत और राधिका जी और नीलेश आए थे। नीलेश के पिताजी नहीं थे, ना ही कोई और भाई या बहन थे। नीलेश अकेला ही लड़का था। राधिका जी स्वभाव से बिल्कुल शांत और सीधी सादी महिला थी। नीलेश एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और साथ ही ट्यूशन भी देता था। दोनों ही माँ बेटे बिल्कुल साधारण थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि नीलेश इतना अच्छा नहीं कमा पाता है। यह रिश्ता तो विराट ने सिरे से ही नकार दिया था। नहीं माँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, कभी भी जॉब छूट जाए तो फिर। और यह तो उन लोगों को देखकर ही लग रहा था कि नीलेश अभी हाल फिलहाल ही अच्छा नहीं कमा पाता है। मंजू जी भी चुप हो गई थी। सही था कि एक प्राइवेट स्कूल में इंसान कितना कमा पाता होगा और फिर प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, कभी भी छूट जाए। आखिर माँ हो या भाई या पिता, अपनी बेटी को ऐसे ही उठाकर किसी को थोड़ी ना दे देते हैं। सब कुछ देखते हैं, सारी जानकारी निकालते हैं, तब जाकर अपनी बेटी किसी दूसरे को सौंपते हैं। फिर यह तो किस्मत की बात है कि उसका नसीब कैसा निकले, उसे सुख मिले या दुख। लेकिन आंखों देखी तो कोई मक्खी नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी वालों को कोई लड़की नहीं मिलती, मगर जो सक्षम लोग हैं वह तो प्राइवेट नौकरी वालों को अपनी बेटी देने में हिचकिचाएंगे ही ना। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी ज़िंदगी भर चैन सुकून से और खुशहाली से रहे, पैसों की तंगी भी उसे कभी ना आए। इसलिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश भी होती है कि उसका होने वाला पति उसे अच्छा कमाने वाला मिले ताकि उसे हर ऐशो आराम दे सके। इस बात में कुछ गलत भी नहीं है। आखिर माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा, अपनी जान किसी और को सौंपते हैं तो इतना तो सोचेंगे ही ना।
सुजाता को जब पता चला कि यह रिश्ता नहीं जचा, उसे बेहद खुशी हुई कि चलो एक रिश्ता तो टला। वह घर में मुंह फुलाए फुलाए घूम रही थी। मंजू जी, ज्योति या दीप्ति उससे बात भी करती तो वह कोई जवाब नहीं देती। उसने सबके साथ खाना खाना भी छोड़ दिया था। खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती और अकेले बैठकर खा लेती। पिंटू को भी उसने ज्योति से बिल्कुल दूर कर दिया था। विराट, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ रहूँगी थोड़े दिन तो मेरा मूड फ्रेश होगा। वैसे भी मेरी 4 बहनें भी अभी मायके में आई हुई हैं। इसी बहाने चारों बहनों से मिलना भी हो जाएगा और हम बहनें साथ में रह भी लेंगे। सुजाता ने विराट से कहा तो विराट को कोई परेशानी नहीं थी सुजाता के मायके जाने से। उसने भी हाँ कर दिया। मैं तुम्हें कल ऑफिस जाते समय तुम्हारे मायके छोड़ता जाऊँगा। सुजाता पैकिंग में लग गई। अपने कपड़े, अपना ज़रूरी सामान, पिंटू के कपड़े और पिंटू का सब सामान उसने अभी से बैग में रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर वक्त भी नहीं मिलता। विराट जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता था। नायरा, नताशा, सनाया और अनाया सुजाता को देखकर बहुत खुश हुई। नीलम जी ने भी दामाद और बेटी का अच्छे से स्वागत किया और बेटी को कहा कि अच्छा हुआ सुजाता तुम भी आ गई, सब बहनों के साथ तुम भी रह लोगी। विराट सुजाता को छोड़कर ऑफिस चला गया। घर में मंजू जी ने और ज्योति ने भी चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, थोड़े दिन अच्छे से रहेंगे, मंजू जी ने दिल ही दिल में सोचा। अभी तो जीतू की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, 5 साल बाद करूँगी, जब तक ये अच्छा कमाने लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि इसे बाहर भेज दूँ, वहाँ काफ़ी काम धंधे हैं और कमाई भी अच्छी है, नीलम जी सुजाता से कह रही थी। हाँ माँ, सही है, अभी तो जीतू छोटा भी है, अभी तो इसकी कोई उतनी उम्र भी नहीं है। सुजाता ने भी माँ की बात में हामी भरी थी। माँ के घर में सुजाता खूब काम कर रही थी, क्योंकि बेटियों के आने के बाद सारा काम बेटियाँ ही कर लिया करती। माँ को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी। सबका कहना था कि माँ, अब तो घर में कोई भी नहीं है, आप ही को सारा काम करना पड़ता होगा, इसलिए अब जब तक हम हैं हम सारा काम करेंगे और आप आराम से बैठो। बहनें भी इतनी सीधी नहीं थी कि जो सुजाता को बैठने देती। सभी ने एक एक काम बांट लिया था। सुजाता के हिस्से में रोटियां बनाने का काम था। सुजाता से बड़ी नायरा थी और बाकी तीनों बहनें सुजाता से छोटी थी। नायरा सब्जियां बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए सब ने उसे सब्जी बनाने का काम दिया था। सुजाता को रोटी का काम मिला था और उससे छोटी नताशा को कपड़े धुलाई का, नताशा से छोटी सनाया को बर्तन धोने का काम दिया गया और अनाया को झाड़ू पोछेगा। नायरा के 2 बच्चे थे, एक लड़का प्रमोद और एक लड़की पारुल। नताशा के भी एक लड़का हरीश और एक लड़की भावना थी। सनाया के एक ही लड़की अर्पिता थी और अनाया की अभी शादी हुई थी, इसलिए अभी उसके बच्चे नहीं थे। घर में कुल 14 लोग थे। इतने लोगों के बीच पिंटू बहुत घबरा रहा था, बार बार रो रहा था। उसे यहाँ अनकंफर्ट लग रहा था और वो ज्योति को भी याद कर रहा था। सुजाता बहुत ज़्यादा खींच रही थी। एक तो उसे यहाँ इतने लोगों की रोटियां बनानी पड़ रही थी, ऊपर से पिंटू को भी संभालना पड़ रहा था और पिंटू सता भी बहुत ज़्यादा रहा था। 4 दिन बाद ही उसकी समझ में आ गया कि इससे तो वहीं अच्छे थे, ना कोई काम करना पड़ता था, ना पिंटू को ज़्यादा संभालना पड़ता था। यहाँ ना बहनें समझ रही हैं और ना ही माँ समझ रही है, सभी अपने अपने बच्चों में लगी है। माँ भी नहीं कहती कि सुजाता तुम रोटी मत बनाओ, तुम्हारा पिंटू परेशान कर रहा है। माँ सुबह आंगनवाड़ी चली जाती है, वहाँ से 12:30 बजे आती है। यह चारों घर के काम में और अपने बच्चों में लगी रहती हैं। फिर रोज़ शाम को इनके हस्बैंड भी इनसे मिलने आ जाते हैं या बैठकर उनसे बातें करने लगती हैं। कभी नायरा अपने हस्बैंड के साथ घूमने चली जाती है तो कभी नताशा और कभी सनाया, और कभी सनाया अपने हस्बैंड के साथ घूमने निकल जाती है। सुजाता विराट को आने को कहती तो विराट कहता मैं अभी ऑफिस से थका हारा आया हूँ। सुजाता सोचती इन चारों बहनों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मज़े से मायके में भी आराम से रहती हैं, हस्बैंड रोज़ मिलने आ जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। जिस तरह सुजाता कम नहीं थी, उसी तरह उसकी बहनें भी कम नहीं थी। उसकी चारों बहनें भी अपने ससुराल में सुजाता जैसा ही व्यवहार करती थीं और पूरी तरह अपने पतियों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इन सब की सरदार थी नीलम जी, जो अपनी बेटियों को ज्ञान के प्याले पिलाती थी। अब सुजाता को यहाँ आने का दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी बहनें शाम को घूमने चली जाती और काम उसके हिस्से में पड़ता था।
वह सोच रही थी कि अपने ससुराल में वो कैसे रानी के जैसे जीवन जी रही थी। क्या मायके की स्थिति देखकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास होगा या सुजाता कोई अगली चाल चलेगी? क्या ज्योति की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी? क्या ज्योति की शादी महेश से हो पाएगी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग आज ही शाम 5 बजे। फ्रेंड्स, कहानी लंबी होने की वजह से इस कहानी को पार्ट में डालना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहानी को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। लेकिन विश्वास मानिए, हर पार्ट रोमांच से भरपूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।